नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस अपने YouTube चैनल पर। और कल हमने हिस्टोलॉजी सब्जेक्ट का एक पार्ट 1 वीडियो जारी किया था, जिसमें 11 क्वेश्चन हमने आप सभी के लिए उनके आंसर सहित आपको एक वीडियो उपलब्ध करवाया था। आज उसी कड़ी में उसी सब्जेक्ट का पार्ट 2 वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। तो बने रहिएगा आप इस वीडियो में अंत तक। वीडियो को पूरा देखिए, जो भी क्वेश्चन और इसके आंसर बताए जा रहे हैं उसको आप नोट डाउन करते जाइए, उसको लिखने की प्रैक्टिस करिए। और कल बीएमएलटी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है। मैंने कल भी आप सभी को इस बारे में वीडियो में अपने एक सूचना दी थी, और मैंने बताया था कि इसी वीक में आपके ये जो भी रिजल्ट है वो आने की संभावना है। और एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि अपनी जो आपकी बीएमएलटी सेकेंड ईयर की और थर्ड ईयर के जो एग्जाम शेड्यूल किए गए हैं, उनकी आप जो निर्धारित तिथियां यूनिवर्सिटी ने डिसाइड की हैं उस पर आप मान के चलिए कि उसी डेट पर एग्जाम होंगे, जिससे आपकी तैयारी आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और डेट अगर पोस्टपोन भी होती है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको तैयारी का कुछ एक्स्ट्रा समय मिल सकता है। पर अभी जो तिथियां निर्धारित है, जो डेट डिसाइड की गई है, आप उन्हीं डेट को मान करके चलिए कि आपका एग्जाम उसी डेट पर होगा, और अपनी तैयारी को अच्छी तरह से करना शुरू कर दीजिए। तो अब देर ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। हिस्टोलॉजी सब्जेक्ट का बीएमएलटी सेकेंड ईयर के लिए ये पार्ट 2 वीडियो है। तो 11 क्वेश्चन आपके पार्ट 1 वीडियो में आपको मिल चुके हैं, उसके आंसर मिल चुके हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, नेम टू लोकेशन वेयर स्मूथ मसल्स इज फाउंड। ऐसे दो लोकेशन का नाम बताना है जहां पर की स्मूथ मसल्स पाई जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। तो स्मूथ मसल्स मुख्य रूप से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और ब्लड वेसल से पाई जाती है। आप सभी जानते हैं कि स्मूथ मसल्स ह्यूमन बॉडी में कहां कहां पाई जाती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और ब्लड वेसल से पाई जाती है। ठीक है, तो कहां कहां पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कहां कहां पर पाई जाएगी, देखिए लोकेशन ये जो साइड दी हुई है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ईसोफेगस में स्मूथ मसल्स पाई जाएगी, स्टमक में होगी, इंटेस्टाइन में होगी। ये मसल्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फूड के मूवमेंट या कॉन्ट्रैक्शन द्वारा पेरिस्टालसिस मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। तो जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अगर स्टमक में ये मसल्स पाई जाती है, आप सभी को पता है कि फूड मटेरियल जब आगे की ओर बढ़ता है अपने पाथ पे, तो एक उसमें मूवमेंट होता है जिसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट, या हिंदी में इसको बोलते हैं क्रमानुकुंचन गति। इसी गति के कारण जो फूड मटेरियल्स होता है वो आगे की ओर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बढ़ता है। ठीक है, और ये क्यों क्यों पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, क्योंकि पेरिस्टालसिस मूवमेंट के लिए कौन जिम्मेदार होता है, यहाँ पर स्मूथ मसल्स होती हैं। ये स्मूथ मसल्स ही स्टमक में उपस्थित होती हैं, जिसकी वजह से पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे जो फूड मटेरियल है वो आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, इसके बाद इंटेस्टाइन में भी ये स्मूथ मसल्स पाई जाएंगे। तो एक साइड तो ये हो गई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कहां कहां पे स्मूथ मसल्स पाई जा रही हैं, और दूसरा जो लोकेशन है वो है ब्लड वेसल्स। देखिए ब्लड वेसल्स भी स्मूथ मसल्स की उपस्थिति होती है, और जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो है जो वो ये स्मूथ मसल्स को रेगुलेट करने में भी हेल्प करती हैं। ठीक है, तो इसका दूसरी जो साइड हो गई इन ब्लड वेसल्स। स्मूथ मसल्स ब्लड वेसल्स की वॉल में पाई जाती हैं, एवं ब्लड फ्लो को भी ये नियमित करती हैं या रेगुलेट करती हैं। तो ये इसका एक काफी अच्छा आंसर है। आपके पास अगर क्वेश्चन आता है बिल्कुल सटीक आंसर आप उसका लिखिए। नेम टू, एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, ताकि आपको इस वीडियो में ही ये क्वेश्चन का आंसर याद हो जाए। नेम टू लोकेशंस वेयर स्मूथ मसल्स इज फाउंड। ऐसी दो लोकेशन का नाम बताइए जहां पर की स्मूथ मसल्स पाई जाती है। तो स्मूथ मसल्स मुख्य रूप से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एवं ब्लड वेसल्स में पाई जाती हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आप हेडिंग डाल के लिखेंगे कहां कहां पाई जाती है, तो ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं। ये मसल्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फूड के मूवमेंट या कॉन्ट्रैक्शन द्वारा पेरिस्टालसिस मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, इसके बाद इन ब्लड वेसल्स, स्मूथ मसल्स ब्लड वेसल्स की वॉल में पाई जाती हैं एवं ब्लड फ्लो को भी रेगुलेट करती हैं। तो ये इसका एक अच्छा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रखा है मैंने यहाँ पे, न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होते हैं? अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता तो सिर्फ आपको न्यूरॉन के बारे में बताना है। इसका कुछ आप इसके भाग बता सकते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, और एक छोटा सा इसका अगर आप डायग्राम बना देंगे 2 नंबर क्वेश्चन भी, तो आपका जो आंसर आपको जो इसका रहेगा वो मेरे ख्याल से कंप्लीट हो जाएगा। तो न्यूरॉन की डेफिनेशन देख लीजिए। न्यूरॉन जो है वो नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट कहलाती है। ये इलेक्ट्रिकल एवं केमिकल सिग्नल्स को बॉडी के विभिन्न भागों से ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, न्यूरॉन के 3 प्रमुख भाग होते हैं, 3 प्रमुख घटक होते हैं। पहला डेंड्राइट्स, दूसरा एक्सॉन और तीसरा सेल बॉडी। अब ये आंसर आपने इतना कर दिया है, न्यूरॉन्स की डेफिनेशन बता दी, इसी में आपने एक फंक्शन इसका लिख दिया है कि ये बॉडी के जो विभिन्न पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है, और 3 भाग में आपने इसको डिवाइड कर दिया। अब अगर इसका एक डायग्राम आप बनाना चाहें, बहुत इजी डायग्राम है इसका, तो इसका डायग्राम अगर आप बनाना चाहें तो इसका एक डायग्राम भी आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है,
ये एक जोन होता है। तो इस तरह से एक डायग्राम बना के इसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये आंसर आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है नेम टू कंपोनेंट ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के दो कंपोनेंट आपको लिखने की, दो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो नर्वस टिश्यू के दो प्रमुख कंपोनेंट निम्नानुसार है। ठीक है, नर्वस टिश्यू के दो प्रमुख कर्म का जो यहाँ पर मैंने नर्वस न्यूरॉन्स लिखा है, इसको आप नर्वस टिश्यू कर लीजिएगा, नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू के दो प्रमुख कंपोनेंट कौन से हैं। नर्वस टिश्यू के दो प्रमुख कंपोनेंट है, पहला है आपका न्यूरॉन्स और दूसरा है आपका न्यूरोग्लिया। ठीक है, दो प्रमुख कंपोनेंट है नर्वस टिश्यू के, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया जो है उसको ग्लियल सेल्स भी कहते हैं। अब मैंने न्यूरॉन्स के बारे में आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया है, तो न्यूरॉन्स की डेफिनेशन आप लिख लीजिए कि नर्वस टिश्यू की स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती है वो न्यूरॉन्स होती है। इसके बाद न्यूरोग्लिया की डेफिनेशन है यहाँ पे, न्यूरोग्लिया इसको ग्लियल सेल्स भी कहते हैं। ये न्यूरॉन्स को सपोर्ट, प्रोटेक्शन और नरिशमेंट प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स को क्या करते हैं न्यूरोग्लिया, सपोर्ट प्रदान करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे, इससे सुरक्षा करेंगे और पोषण प्रदान करने का कार्य भी न्यूरोग्लिया करते हैं। इनमें कौन कौन सी घटक होते हैं, इनमें एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, माइक्रोग्लिया होते हैं और स्वान सेल्स इसमें सम्मिलित होती हैं। ठीक है, तो ये आपका नर्वस टिश्यू के दो प्रमुख कंपोनेंट हो गए, दो प्रमुख घटक हो गए या अवयव हो गए। नेक्स्ट आपका 50 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है फंक्शंस ऑफ माइलिन शीथ। माइलिन शीथ के क्या कार्य होते हैं। देखिए माइलिन शीथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन आपसे माइलिन शीथ बस पूछ सकता है कि माइलिन शीथ क्या है बताइए 2 मार्क्स में, और माइलिन शीथ के फंक्शन ही पूछ सकता है। ठीक है, तो माइलिन शीथ क्या होती है जनरली, इसका आंसर मैंने दोनों आंसर आपको मिल जाएंगे इसी में। तो माइलिन शीथ नर्व फाइबर के चारों ओर एक मोटी स्मूथ लेयर होती है, यह तंत्रिका आवेग को, तंत्रिका आवेग आप समझते हैं, नर्व इंपल्सेस जो होती हैं, नर्व इंपल्सेस के संचार की गति को बढ़ाता है। जब नर्व इंपल्सेस जनरेट होती हैं तो ये जो नर्व फाइबर्स होते हैं नर्व इंपल्सेस जनरेट करके ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं, या न्यूरॉन्स के माध्यम से ये ब्रेन तक इसको पहुंचाते हैं। तो माइलिन शीथ में, माइलिन शीथ नर्व फाइबर के चारों ओर एक मोटी स्मूथ लेयर होती है, यह तंत्रिका आवेग के संचार की गति को बढ़ा देती है। इसके एक प्रमुख कार्य निम्नानुसार है। पहला कार्य क्या है, इलेक्ट्रिक सिग्नल। देखिए जब इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होते हैं तो ये नर्व इंपल्स को यह नर्व इंपल्स को नर्व सेल के भीतर तेजी से संचारित करता है। ठीक है, दूसरा जो फंक्शन है नर्व फाइबर को सुरक्षा प्रदान करता है, जैसा मैंने भी आपको इसमें लिखाया, अभी इसके पहले भी लिखाया मैंने नर्वस टिश्यू में। तो माइलिन शीथ जो होती है वो माइलिन शीथ नर्व फाइबर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और तीसरा इंसुलेशन प्रोवाइड करना। जब कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रिसाव उनका हो रहा है या सेल से बाहर हो रहे हैं तो वो उसके लिए क्या करेगा, इंसुलेटर का कार्य करेगा और इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, इनका एक आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा कि 16 नंबर का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब टिश्यू एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो टिश्यू क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। और ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में भी आ सकता है कि टिश्यू क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। तो टाइप्स ऑफ टिश्यू भी अगर आता है तो आप 4 प्रकार के टिश्यू लिखिएगा, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये 4 टिश्यू आप लिख सकते हैं। उसके टाइप के बारे में, टिश्यू को डिस्क्राइब करना है, टिश्यू क्या होते हैं, कोशिकाओं का समूह, टिश्यू जो कोशिकाओं का जो समूह होता है वो टिश्यू कहलाता है, और टिश्यू से विभिन्न प्रकार के ऑर्गन और बॉडी सिस्टम का निर्माण होता है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में आप लिख दीजिएगा कि ये मरम्मत का कार्य करता है, बाहरी आघात से सुरक्षा करता है। तो ये कई प्रकार से क्वेश्चन को आपसे इस क्वेश्चन के बारे में कई प्रकार से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो 17 नंबर का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। जब आप एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल, स्क्वैमस, कई सारे आपको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में उसमें आपको आंसर मिलेगा। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, इनके बारे में आपको डिफरेंशिएट करना है दोनों को। तो जो सिंगल लेयर वाली कोशिकाएं होती हैं जिनसे मिलकर एपिथेलियल बनते हैं वो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहलाते हैं, और जो कोशिकाओं का एक लेयर होता है, अलग अलग लेयर पे जो कोशिकाएं जिस एपिथेलियल टिश्यू में होते हैं वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कहलाता है। तो इसके बारे में आप शॉर्ट में आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फंक्शंस ऑफ बोन एंड कंपोजिशन ऑफ बोन एंड टाइप्स ऑफ बोन। देखिए 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन को मैंने इसमें एक में कर दिया है, फंक्शन ऑफ बोन, कंपोजिशन ऑफ बोन और टाइप्स ऑफ बोन। ठीक है, तो इनको, ये क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स में जनरली अगर पूछेगा तो एक ही क्वेश्चन पूछेगा, या तो फंक्शन ऑफ बोन, या तो कंपोजिशन ऑफ बोन, या तो टाइप्स ऑफ बोन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो फंक्शन में आप क्या लिखेंगे, बोन जो है शरीर को एक
शरीर को एक मजबूती प्रदान करता है, या ये कहें कि एक फ्रेम जो होता है शरीर का, एक ढांचा जो होता है, वो एक निश्चित आकार हमारे शरीर को प्रदान करता है। कंपोजिशन में कैल्शियम से मिलकर बना होता है, फॉस्फेट से फॉस्फोरस से मिलकर बना होता है, बहुत सारे इसमें मिनरल्स होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ बोन में आप स्पॉन्जी बोन, कॉम्पैक्ट बोन, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन 2 मार्क्स में आपसे बन सकता है। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, नेम 2 मिनरल्स स्टोर्ड इन बोन। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे 2 मिनरल्स के नाम बताइए जो बोन में पाए जाते हैं। तो जनरली आप सभी को आंसर पता होगा, कैल्शियम और फॉस्फोरस 2 स्पेशल मिनरल्स होते हैं जो बोन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन। कॉम्पैक्ट बोन क्या होती है, स्पॉन्जी बोन क्या होती है, इसके बारे में आपको डिफरेंस लिखना है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि बोन का जो बाहरी हिस्सा होता है वो जनरली कॉम्पैक्ट बोन से बना हुआ होता है, काफी मजबूत होता है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। और स्पॉन्जी बोन जो होता है, शरीर बोन के अंदर वाला जो हिस्सा होता है, जनरली ये पोरस वाला भाग होता है जहां पर बोन मैरो होते हैं। तो स्पॉन्जी बोन जो है वो बोन के अंदर वाला हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसमें डिफरेंशिएट इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका 21 नंबर का क्वेश्चन है, नेम द लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। बहुत इजी क्वेश्चन है और मुझे पता है आप सभी को इसका आंसर मालूम होगा, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए। बॉडी में जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है उसका नाम, और जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन है उसका नाम आपको लिखना। और देखिए आप इन क्वेश्चन पे आप कमेंट जरूर करिए। आपके कमेंट से मैंने बताया बार बार कि आपको आपके जो कमेंट्स होंगे, आपके कमेंट से हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हमें ये पता चलता है कि आप हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। तो आप कमेंट जरूर करिए हमारे वीडियोस पे जो भी आपको लगता है, ताकि आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट हम यहाँ पर उपलब्ध करवाते जाएं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 नंबर है, नेम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जनरली ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आ चुका है। एक बार नेम द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अलग अलग आया, मैंने दोनों क्वेश्चन को एक साथ रखा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर लास्ट ईयर शायद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूछा है, तो इसके आने की संभावना कम है, पर आप पढ़ लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम बहुत जल्दी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही रिपीट होंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट आपका है, राइट नेम ऑफ स्ट्रक्चर लिंक्ड बाय लाइन, राइट नेम ऑफ स्ट्रक्चर लाइन बाय ट्रांजिशनल कॉल्यूमनर सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। इसका मतलब यह है कि आपको उन स्ट्रक्चर का नाम लिखना है जहां पर ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल, कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू और सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं, उनका आपको नाम लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है जो 24 नंबर क्वेश्चन है, एन्यूमरेट स्पेशल स्टेन फॉर नर्वस टिश्यू फाइबर। नर्वस टिश्यू फाइबर के को स्टेन करने के लिए जो स्पेशल स्टेन आता है उसका आपको नाम बताना है। नेक्स्ट आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, नेम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर, डाइजेस्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम। देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने 3 क्वेश्चन को एक साथ कर दिया है। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और इस बार सबसे इंपॉर्टेंट है, नेम डिफरेंट पार्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये क्वेश्चन पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो आप जनरली इसमें हार्ट और ब्लड वेसल्स आते हैं, ये पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं, ये क्वेश्चन भी, अगर मुझे ऐसा लगता है कि कार्डियोवैस्कुलर और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों में से एक क्वेश्चन ऐसा आना चाहिए कि इनके पार्ट्स, इन सिस्टम के पार्ट्स के नेम लिखने के आ सकता है, नेम लिखने के लिए। तो ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं आप सभी को पता है। बकल कैविटी, माउथ होता है, फेरिंग्स होता है, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, बहुत सारे इसमें पार्ट्स होते हैं। इनको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। और लास्ट इसमें यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसमें किडनी सम्मिलित होगा, रिनल पेल्विस आएगा, यूरेटर्स आएगा, यूरिनरी ब्लैडर आएगा, यूरेथ्रा आएगा। तो इसको अच्छे से आप पढ़िएगा, ठीक है। तो ये 25th जो क्वेश्चन होगा आपके। इसके बाद हम 26th क्वेश्चन, जो आगे क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है 26 नंबर का, वो है स्पेशल स्टेन फॉर रेटिकुलर फाइबर, ठीक है। रेटिकुलर फाइबर के लिए जो स्पेशल स्टेन है उसके बारे में आपको लिखना है। 27 नंबर का जो क्वेश्चन है, एन्यूमरेट स्पेशल स्टेन फॉर हार्मोन्स एंड प्रोटीन। हार्मोन्स और प्रोटीन को स्टेन करने के लिए जो स्पेशल स्टेन आते हैं उनके नाम लिखने हैं आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे, आप हार्मोन्स के नाम लिख दीजिए और उनको स्टेन करने वाले स्टेन का नाम लिखिए, ठीक है। इसके बाद 28 नंबर का जो क्वेश्चन है, एन्यूमरेट स्पेशल स्टेन फॉर एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टेन करने के लिए जो स्पेशल स्टेन आते हैं उनके नाम लिखना। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं, लेकिन ये नए क्वेश्चन है, ये इनके आने के चांसेस ज्यादा है। जैसे रेटिकुलर फाइबर के आने के चांसेस ज्यादा है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जो हार्मोन्स और प्रोटीन को स्टेन करने के जो स्टेन है, इसके भी आप पढ़ लीजिएगा। ये भी नया क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा।
नेक्स्ट आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, एन्यूमरेट स्पेशल स्टेन फॉर पैनक्रियाटिक सेल्स। पैनक्रियाटिक सेल्स आप जानते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की जो पैनक्रियाटिक सेल्स होती हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल, उनको स्टेन करने के लिए जो स्पेशल स्टेन आते हैं उसके नाम आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका PAS स्टेन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर पूछा भी गया था, पर मुझे ऐसा लगता है कि 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। PAS आप सभी जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका म्यूसिक एरामाइन स्टेन, म्यूसिक एरामाइन स्टेन क्या होते हैं इसके बारे में आपको लिखने के लिए पूछ सकता है। नेक्स्ट आपका शेमोर्ल स्टेन क्या होता है, जनरली जो पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि मिलानिन, उनको स्टेन करने के लिए शेमोर्ल स्टेन का उपयोग किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में एक बार आप देख लीजिएगा क्या क्या आप लिख सकते हैं 2 मार्क्स में। ये क्वेश्चन जनरली स्टेनिंग टेक्निक या स्टेप भी पूछ सकता है आपसे, किस प्रकार से इसकी स्टेनिंग करते हैं, तो ये 10 मार्क्स में भी आपसे पूछ सकता है। तो दोनों ये क्वेश्चन दोनों मेरे ख्याल से 2 मार्क्स और 10 मार्क्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एसिड फॉस्फेटेज स्टेन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसिड फॉस्फेटेज स्टेन। एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम जो होता है उसको स्टेन करने के लिए, एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम की एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए इस स्टेन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसको आप देखिएगा, जनरली बोन्स में ये होता है एसिड फॉस्फेटेज। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है, नेम 2 साइटोलॉजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। आपको 2 ऐसे स्क्रीनिंग टेस्ट के नाम लिखने हैं जो साइटोलॉजी में यूज किए जाते हैं। तो आप सभी को पता है बहुत ही पॉपुलर टेस्ट हैं, पैप स्टेनिंग या पैप टेस्ट आप कह सकते हैं, पैप स्मीयर और FNAC, ठीक है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी टेक्निक। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है डिफाइन MGG स्टेन। देखिए MGG का फुल फॉर्म आप सभी को पता है, मे ग्रुनवाल्ड जिम्सा स्टेन कहते हैं इसको। और लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन था 23 का जो पेपर हुआ था उसमें इसके बारे में डिटेल्ड आंसर आपसे पूछा गया था 15 मार्क्स का। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 2 नंबर में अगर ये पूछा तो आपसे पूछ सकता है, जनरली ये क्वेश्चन डिटेल में तो नहीं पूछना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, एन्यूमरेट स्टेन यूज्ड फॉर पिगमेंट लाइक कैल्शियम, हिमोसिडेरिन, बाइल पिगमेंट एंड मिलेनिन। जो ये सारे के सारे पिगमेंट है, जैसे कैल्शियम हो गया, हिमोसिडेरिन जो आयरन का एक तरह से कंटेंट है, बाइल पिगमेंट हो गया और मिलेनिन, इनको स्टेन किस स्टेन से स्टेन करते हैं, इसका आंसर मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। तो पहला जो पिगमेंट है कैल्शियम, इसको वॉन कॉस स्टेन से स्टेन किया जाता है। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको आंसर नहीं मिलता है तो कैल्शियम को स्टेन करते हैं वॉन कॉस स्टेन से। हिमोसिडेरिन एक आयरन वाला पार्ट है, हिमोसिडेरिन को आयरन वाला पार्ट का हो या ये कह रहे कि आप ये जो पिगमेंट होता है, ठीक है, हिमोसिडेरिन और हिमोसिडेरिन, तो इसको किससे स्टेन करेंगे, प्रूशियन ब्लू से स्टेन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका बाइल पिगमेंट जो होगा उसको फाउचेट स्टेन से स्टेन करते हैं और मिलेनिन को स्टेन करते हैं शेमोर्ल स्टेन से, जैसा कि मैंने बताया था प्रीवियस जो क्वेश्चन है मैंने बताया, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अभी इनका PDF अवेलेबल नहीं, पर 2-3 दिन में इनका PDF भी मैं आप सभी को उपलब्ध करवा दूंगा। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है टेलीग्राम की, उसको आप जाकर टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन के जो PDF है, और हम कोशिश करें कि इसके आंसर भी आपको कुछ प्रोवाइड करवा दें, ठीक है। तो ये 36 क्वेश्चन जो होगा इनको नोट करिए, इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो 37 नंबर क्वेश्चन है, मेटल इंप्रेग्नेशन टेक्निक। ये क्वेश्चन आपसे 10 मार्क्स में पूछ सकता है, मेटल इंप्रेग्नेशन टेक्निक क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट है आपका 38, नेम द पार्ट्स ऑफ ऑर्गन ऑफ स्पेशल सेंसर। जो स्पेशल सेंसर्स होते हैं उन ऑर्गन के पार्ट के नाम लिखना है। जैसे आई आप विजन के लिए यूज करते हैं, ईयर आप सुनने के लिए यूज करते हैं, नोज स्मेल के लिए, टंग जो है वो टेस्ट के लिए। तो स्पेशल सेंसर्स जो होते हैं उनके नाम लिखना है आपको ऑर्गन के, और उनका क्या काम होता है। नेम द पार्ट्स ऑफ नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग जो होती हैं उनके पार्ट्स के नाम लिखना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, इसके आने के चांसेस हैं पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 40 नंबर का, नेम वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। वेरियस टाइप्स जो माइक्रोस्कोप होते हैं उनके बारे में आपको लिखना है। आपने पढ़ा होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यूवी माइक्रोस्कोप, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप, लाइट, ये सारे माइक्रोस्कोप हैं, इनके सिर्फ आपको नाम लिखने हैं। और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप 2 माइक्रोस्कोप के नाम लिख देंगे। नेम वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप अगर दिया है तो आपको जितने भी याद है, 5, 6 या 7 जो भी याद है आपको, सारे के सारे आपको नाम लिखने, तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि दो नंबर का क्वेश्चन है तो आप सिर्फ 2 माइक्रोस्कोप के नाम लिख। इसने क्वेश्चन आपसे पूछा नेम वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के जो प्रकार हैं उनके बारे में बताइए। तो जितने भी प्रकार हैं वो आप इसमें लिख दिए, 6 या 7 प्रकार के हैं, तो आप उसके नाम लिखिएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन है, यूज ऑफ फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप।
फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है। और एक इसमें आप और ऐड कर लीजिए, इसका प्रिंसिपल भी आप जरूर याद कर लीजिएगा। प्रिंसिपल तो आप जनरली 2-3 माइक्रोस्कोप के सबके याद कर लीजिएगा, यूज ऑफ फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप और इसका साथ में प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किडनी की हिस्टोलॉजी क्या होती है, एक बार आ भी चुका है पेपर में, तो इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफिकेशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ मिनरल पिगमेंट्स, ये क्वेश्चन आपसे 10 मार्क्स से पूछेगा, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ मिनरल पिगमेंट, तो इसको पढ़िए, लिखने का तरीका देखिए। और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि क्वेश्चन के आंसर अगर आपसे अच्छी तरह से बनते हैं तो केवल क्वेश्चन के आंसर बनने से कुछ नहीं होगा, आप उसको प्रेजेंट किस तरह से करते हैं, आपकी लिखावट किस तरह से, उसमें आपने क्या कंटेंट ऐड किया है, उसके हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। आप भले शब्द सीमा में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा, पर अगर आपने कंटेंट अच्छा लिखा है तो आपको नंबर जो है वो पूरे मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका हिस्टोलॉजी ऑफ हार्ट, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रिंसिपल ऑफ डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप जो होता है उसका क्या प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उसके बारे में लिखिए। नेक्स्ट आपका हिस्टोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपर में आने की संभावना है इस बार, हिस्टोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट आपका हिस्टोलॉजी ऑफ फेरिंग्स, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसके फेरिंग्स के बारे में देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी एंड यूटेरस, ओवरी और यूटेरस दोनों अलग अलग तरीके से पूछेगा, पर मैंने एक में इसको ऐड कर दिया है, तो आप इसको अलग अलग तैयार करिए। ये क्वेश्चन भी आपसे 2 मार्क्स ही पूछ सकता है और 10 मार्क्स ही पूछ सकता है। हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी एंड यूटेरस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका, ये तो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, हर साल क्वेश्चन ये पेपर में मिल ही जाएगा, हेमेटोजाइलिन एंड इओसिन स्टेनिंग क्या होती है, HND स्टेनिंग, तो इसको देखिएगा। हालांकि लास्ट ईयर के क्वेश्चन में दिया है तो संभावना कम है, पर पढ़ लीजिएगा क्योंकि रिपीट होने के चांसेस हैं इस बार पेपर में। नेक्स्ट आपका 50 नंबर का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हिस्टोलॉजी ऑफ थाइमस ग्लैंड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार थायराइड ग्लैंड पूछ चुका है, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी न किसी ग्लैंड में से एक बार क्वेश्चन इस बार जरूर पूछेगा, चाहे वो एड्रिनल ग्लैंड की हिस्टोलॉजी पूछे, चाहे वो थाइमस की, चाहे वो पिट्यूटरी की, तो आप इसको जरूर से पढ़ लीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है थाइमस ग्लैंड इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको रखा है। आप पिट्यूटरी ग्लैंड की हिस्टोलॉजी पढ़िएगा और जो भी ग्लैंड्स हैं उनकी सबकी हिस्टोलॉजी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका राइट स्टेनिंग ऑफ ट्राइकोम स्टेनिंग, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो स्टेनिंग की जगह राइट स्टेप होगा यहाँ पर, ठीक है। राइट स्टेप ऑफ ट्राइकोम स्टेनिंग, ट्राइकोम स्टेनिंग कैसे करते हैं उसके स्टेप आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 इम्बेडिंग मीडिया, 2 इम्बेडिंग मीडिया के नाम लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन 53 का है, इसमें जो माइक्रोटोम एंड माइक्रोटोम नाइफ्स, माइक्रोटोम क्या है, माइक्रोटोम देखिए ये तो हिस्टोपैथोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन पूछा था वो ऑटोक्लेव के बारे में पूछा था, तो इस बार आप इसको माइक्रोटोम के बारे में पूछा था लास्ट ईयर में, पर इस बार ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और इंस्ट्रूमेंट तो देखिए जो हिस्टोपैथोलॉजी में आप यूज करते हैं सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, उनका क्या प्रिंसिपल होता है, उनका केयर मेंटेनेंस क्या होता है और वो कैसे कार्य करते हैं, तो उनके बारे में जरूर से पढ़ लीजिएगा। तो माइक्रोटोम और माइक्रोटोम नाइफ्स क्या होती हैं ये पढ़ लीजिएगा। तो ये 53 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 54 नंबर, थोड़ा सा लाइट कम हो गई है, वो एडजस्ट करना पड़ेगा अपने को। 54 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन क्वालिटी कंट्रोल इन साइटोलॉजी लेबोरेटरी, ठीक है। साइटोलॉजी लेबोरेटरी में क्वालिटी कंट्रोल कैसे करते हैं उसको, ये क्वेश्चन आपसे डिटेल में पूछेगा, ठीक है, 15 मार्क्स में। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन आपका, डिस्क्राइब इन डिटेल्स अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम विद अ लेबल डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 15 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो डिस्क्राइब इन डिटेल्स अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम विद अ लेबल डायग्राम, इसको अच्छे से देखिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब मेटाक्रोमैसिस एंड मेटाक्रोमैटिक डाई, ठीक है। नेक्स्ट आपका 57 नंबर क्वेश्चन है, राइट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन हिस्टोपैथोलॉजिकल लेबोरेटरी, जैसा कि मैंने बताया था कि हिस्टोपैथोलॉजी लैब में विभिन्न प्रकार के जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उनके नाम लिख के किसी एक के बारे में आप डिटेल बता सकते हैं और डायग्राम भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका 58 नंबर है, एक्सप्लेन टिश्यू प्रोसेसिंग इन डिटेल, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टिश्यू प्रोसेसिंग कैसे करते हैं आप डिटेल में बताइए। नेक्स्ट आपका राइट अबाउट पैप स्टेनिंग एंड FNAC टेक्निक, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और लास्ट क्वेश्चन जो आपका 60 नंबर है इस वीडियो का, वो है डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम विद डायग्राम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होते हैं उसका डायग्राम सहित आपको बताना है। तो दोस्तों ये थे आज का आपका हिस्टोपैथोलॉजी सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको अलग अलग बताया कि 2 मार्क्स में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके आंसर कैसे लिखना है, 10 मार्क्स में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं
और 15 मार्क्स में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सारे इस वीडियो में जो भी सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, सब क्वेश्चंस को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, इनके आंसर करिए। अभी आपके पास में समय है, इनकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। और भी जो आपको सिलेबस में लगता है कि ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, उसको बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़िए और समझिए, और लिखने की प्रैक्टिस जरूर करिए, उसकी आप क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, उसका आंसर कैसे कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ एक बार फिर आप सभी से मैं कहूंगा कि इस तरह के वीडियो को आप अगर आपको वीडियो इस तरह कंटेंट वाले अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को जरूर शेयर करिए। आपके साथ में जो आपके बैच में या जो भी BMLT, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने सेकेंड ईयर जो भी आपके सीनियर्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि उनकी मदद हो सके। और ज्यादा तक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।